वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम है पंकज गौतम और स्वागत है आप सभी का डिफेंस चाणक्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो बेटा एक तरीके से एक नया सेशन जो है वो शुरू होने जा रहा है, ठीक है। जो आरएमएस सैनिक, आरआईएमसी, ठीक है, एनडीए, ये जो प्रिपरेशन होती है ये एक तरीके की साइकिल होती है जिस साइकिल में आपको बार बार एंटर करना पड़ता है। हर साल नए बच्चे एंटर करते हैं, ठीक है। पुराने बच्चे क्वालिफाई हो जाते हैं, नए बच्चे आते हैं, फिर वो तैयारी करते हैं। तो ये जो एक पैटर्न है ये हर साल चलता रहता है। तो अब ये जो नया साल है ये फिर से एक नया पैटर्न लेकर के आ रहा है, फिर से एक नई साइकिल शुरू हो रही है इस चीज़ की। और उसकी शुरुआत जो है हम यूट्यूब पे आपके लिए फ्री में और क्वालिटी क्लासेस लेकर के आकर के स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपने इस हफ्ते देखा होगा कि भाई बहुत सारी जो क्लासेस हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको देखने को मिल रही हैं, अलग अलग सब्जेक्ट से मिल रही हैं। तो उसी सीरीज़ में ही ये क्लासेस आपकी कंटिन्यू रहेंगी आने वाले अभी बहुत लंबे समय तक। हम पूरे सेशन में आपको ऐसी फ्री क्लासेस यूट्यूब पे प्रोवाइड कराते रहेंगे। और जिसमें अगर मैं अपना पर्सनल बताऊं कि मेरा उसमें पर्सनल योगदान क्या होगा, कंट्रीब्यूशन क्या होगा, तो मैं उसमें आपको 9th के बहुत सारे टॉपिक्स जो कि सोशल साइंस में पूछे जाते हैं, 6th के बहुत सारे टॉपिक्स जो कि जीके में पूछे जाते हैं, और आपका करंट अफेयर एक ऐसी चीज़ होती है जो आपको हर एक एग्ज़ाम में काम आती है, ठीक है। तो कोई भी इंसान, कोई भी बच्चा या कोई भी एस्पिरेंट जो कि किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है, अगर उसमें जनरल अवेयरनेस का कोई ना कोई सेक्शन आता है तो वहाँ आपको करंट अफेयर जो है वो ज़रूर देखने को मिलता है। तो करंट अफेयर एक ऐसी चीज़ है जो आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आपको काम आती है। तो आपके लिए रेगुलरली करंट अफेयर की जो क्लासेस है वो मैं लाता रहूँगा। तो सभी को सबसे पहले गुड इवनिंग, सभी को जय हिंद, आप सभी का स्वागत है। रौनक गेमर Z50, हेलो बेटा, हेलो। जो ही बच्चे अभी आते जाएंगे वो सबसे पहले जो है सेशन को एक बार लाइक कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद हम अपनी क्लास को जो है शुरू करते हैं। करंट अफेयर हम इस तरीके से करेंगे कि एक एक मंथ का जो करंट अफेयर है उसको हम बारी बारी से कवर करते हुए चलेंगे। जैसे अगर हम बात करें 2026 की, तो 2026 जब शुरू हुआ तो अभी चल रहा है फरवरी, यानी कि फरवरी का करंट अफेयर अभी हम पूरी तरह से नहीं पढ़ सकते। तो हम अभी एक महीना जो हमारा निकल चुका है जनवरी का, उसका करंट अफेयर सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। तो इसी तरीके से मंथली वाइज एक बार जनवरी का करेंगे, जब ये फेब कंप्लीट हो जाएगा तो फरवरी का करेंगे, और इसी तरीके से हम पूरे साल का जो करंट अफेयर है उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो एक बहुत ही बढ़िया तरीका रहेगा। इसमें केवल आपको 12 क्लासेस जो होंगी वो ही देखनी पड़ेंगी और आपका पूरा का पूरा करंट अफेयर साल का जो है वो तैयार हो जाएगा, ठीक है। कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है सभी को। एक बार अगर किसी को ये लग रहा है कि मेरे आवाज़ में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी आप बता सकते हैं स्टार्टिंग में ही, ताकि आगे जा करके कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। अगर ऑडियो वीडियो में कोई परेशानी है तो आप अभी से ही कमेंट करके बता सकते हैं। अगर सब कुछ ओके है तो वो भी आप लिख सकते हैं कि सर ओके है, और अगर कोई इशू है तो आप बता सकते हैं, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमें इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो जनवरी के करंट अफेयर होंगे 2026 के, और इसमें क्या है कि सबसे पहले हम एक वन लाइनर तरीके से सारे करंट अफेयर को पहले स्टडी करेंगे, और उसके बाद लास्ट में कुछ क्वेश्चंस होंगे जो हमको इसी करंट अफेयर से ही पूछे जाएंगे, ठीक है। तो जो क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाएंगे वो इसी करंट अफेयर से ही पूछे जाएंगे, आज की ही क्लास से पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हमें करंट अफेयर पढ़ने हैं, क्या क्या चीज़ें थी, क्या क्या ऐसी न्यूज़ थी जो कि बहुत ज़्यादा चर्चा में रही पिछले महीने यानी कि जनवरी में। तो एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, एक ये अवार्ड्स होते हैं, इन अवार्ड्स का नाम आपने शायद सुना हो। आपने ऑस्कर का नाम जरूर सुना होगा कि भाई ऑस्कर अवार्ड होते हैं। तो ऑस्कर अवार्ड जो होते हैं वो भी फिल्मों में दिए जाते हैं, फिल्मों के सबसे बड़े अवार्ड माने जाते हैं ऑस्कर अवार्ड, जिनको हम अकेडमी अवार्ड्स भी कहते हैं। तो ऑस्कर अवार्ड देने वाला कंट्री जो है वो एक तरीके से कौन है? ऑस्कर अवार्ड कौन देता है? तो वो यूएसए देता है, यूएसए में दिए जाते हैं। उसी तरीके से जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड होते हैं, गोल्डन ग्लोब, ये भी कौन देता है? तो ये भी यूएसए द्वारा ही दिए जाते हैं, ये भी यूएसए में ही ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं, ठीक है। तो गोल्डन ग्लोब जो अवार्ड हैं 2026 के जो दिए गए हैं, जनवरी में ही दिए गए हैं। तो जो भी चीज़ें हम पढ़ेंगे पूरे क्लास में वो सारी चीज़ें जनवरी में ही हुई हैं, ठीक है। दिसंबर में, नवंबर में चीज़ें नहीं हुई हैं, ये सारी चीज़ें जनवरी में ही हुई हैं। तो वही चीज़ें हमको पढ़नी है। तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड किस चीज़ से रिलेटेड है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ये फिल्मों से रिलेटेड है,
जिस तरीके से ऑस्कर होते हैं उसी तरीके से गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी होते हैं। ठीक है, कब से दिए जा रहे हैं? तो ये 1944 से अवार्ड दिए जा रहे हैं। और कहाँ दिए जाते हैं? तो यूएसए में। तो ये इसके बारे में एक स्टैटिक जानकारी हो गई कि भाई गोल्डन ग्लोब अवार्ड कब से स्टार्ट हुए थे? 1944 से। और किस देश में दिए जाते हैं? तो यूएसए में दिए जाते हैं। अब इस साल यानी कि 2026 में कौन कौन फेमस इसके जो विनर थे उनके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो हमें इसमें बहुत ज़्यादा कैटेगरीज में नहीं जाना है कि हम इसमें मान लीजिए अगर 35 कैटेगरी है 35 के 35 याद करना है, वो जरूरी नहीं है। जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी हो सकती है, जैसे मान लीजिए बेस्ट फिल्म है, तो बेस्ट फिल्म का जो अवार्ड है वो किसको मिला है गोल्डन ग्लोब में? तो बेस्ट फिल्म ड्रामा। अब ये बेस्ट फिल्म दो तरीके की है, एक तो है ड्रामा, बेस्ट फिल्म ड्रामा, तो ये मिली है हेमनेट। एक फिल्म है हेमनेट, उसको अवार्ड मिला है बेस्ट फिल्म ड्रामा का। गोल्डन ग्लोब बेस्ट फिल्म ड्रामा का अवार्ड किसको मिला है? हेमनेट को मिला है। तो ये हेमनेट का एक पोस्टर है, ये मूवी का ही पोस्टर है। ठीक है, तो अगर आपसे बेस्ट फिल्म ड्रामा पूछी जाए गोल्डन ग्लोब, तो आपको बताना है हेमनेट। अगर आपसे पूछी जाए बेस्ट फिल्म म्यूजिकल और कॉमेडी, तो ये दो कैटेगरी है फिल्मों की। एक कैटेगरी है ड्रामा की और एक कैटेगरी है म्यूजिकल। या म्यूजिकल का मतलब होता है ऐसी फिल्म जिसमें म्यूजिक बहुत ज्यादा है, जिसमें गाने बहुत ज्यादा होते हैं, या फिर कॉमेडी यानी इसमें कॉमेडी बहुत ज्यादा होती है। तो एक कैटेगरी आपकी हो गई कौन सी? एक कैटेगरी हो गई ड्रामा की, और दूसरी जो कैटेगरी है वो है आपकी म्यूजिकल, यानी कि या तो म्यूजिकल या फिर कॉमेडी। तो बेस्ट फिल्म म्यूजिकल और कॉमेडी में जो मिला है वो मिला है वन बैटल आफ्टर अनदर को। तो एक इस फिल्म का नाम याद रखना आपको। तो दो फिल्मों के नाम याद रखने हैं, एक फिल्म का नाम है हेमनेट और दूसरी फिल्म का नाम है वन बैटल आफ्टर अनदर। तो इन दोनों फिल्मों को मिला है गोल्डन ग्लोब का अवार्ड अलग अलग कैटेगरी में। ठीक है, एक ड्रामा कैटेगरी में है और दूसरी म्यूजिकल और या फिर कॉमेडी कैटेगरी में है। अगर हम बात करें बेस्ट मेल एक्टर की फिल्म ड्रामा में, यानी ड्रामा फिल्म में जो बेस्ट मेल एक्टर है वो कौन है? तो वो है वैगनर मौरा। तो जो वैगनर मौरा है ये कौन सी मूवी में है? तो ये है द सीक्रेट एजेंट। इनकी मूवी का नाम है सीक्रेट एजेंट। तो इनका नाम याद रखना, वैगनर मौरा। ये कौन है? तो ये एक्टर है, इनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। ठीक है, बेस्ट मेल एक्टर का अवार्ड मिला है किसमें? ड्रामा फिल्म में। और इसमें एक और कैटेगरी होती है टेलीविजन सीरीज की। जैसा आपने वो देखा होगा कि ओटीटी पे जो वेब सीरीज वगैरह आती है, ठीक है, तो टेलीविजन सीरीज जो है बेस्ट टेलीविजन सीरीज, उसका अवार्ड किसको मिला है ड्रामा कैटेगरी में? तो मिला है द पिट को। तो ये जो पोस्टर है ये इसी टेलीविजन सीरीज का ही पोस्टर है, द पिट। तो एक इसका नाम आपको याद रखना है, द पिट। ठीक है, तो क्या क्या चीजें हैं एक बार फिर से देख लेते हैं कि बेस्ट फिल्म ड्रामा का अवार्ड मिला है हेमनेट को। ठीक है, उसके अलावा बेस्ट फिल्म म्यूजिकल और कॉमेडी मिला है वन बैटल आफ्टर अनदर को। बेस्ट मेल एक्टर का अवार्ड मिला है वैगनर मौरा को, और बेस्ट टेलीविजन सीरीज का अवार्ड मिला है द पिट को। ठीक है, तो ये हुए आपके गोल्डन ग्लोब अवार्ड। अगला जो टॉपिक है वो है आपका हेनली पासपोर्ट इंडेक्स। अब ये क्या होता है जी हेनली पासपोर्ट इंडेक्स? इसकी एक बहुत ही शानदार वेबसाइट है। जब आप गूगल पर जाओगे आपको केवल इतना सर्च करना है कि हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2026 भी लिख दोगे तो और बढ़िया है। तो जब आप ये सर्च करोगे हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, तो एक वेबसाइट आएगी, ठीक है, जो हेनली नाम से ही होगी, हेनली। तो जो हेनली वेबसाइट है ये जो है इशू करती है एक पासपोर्ट की एक रैंकिंग इशू करती है। पासपोर्ट की रैंकिंग का मतलब क्या है कि मान लीजिए जैसे मेरे पास भारत का पासपोर्ट है, मैं इंडिया का सिटीजन हूं, तो मेरे पास इंडिया का पासपोर्ट है। अब उस पासपोर्ट पे अगर मुझे किसी और कंट्री में जाना है, विजिट करना है, तो मुझे उस कंट्री का पहले वीजा लेना पड़ेगा। वीजा का मतलब होता है एक तरीके से आप पहले उस कंट्री से एक तरीके से मंजूरी लेते हो, आप उससे पहले पूछते हो कि क्या मैं आपकी कंट्री में आ सकता हूँ। ठीक है, तो परमिशन एक तरीके से होती है वीजा। तो मुझे अगर किसी कंट्री में जाना है तो मुझे पहले उस कंट्री से वीजा लेना पड़ेगा। अब कुछ देश ऐसे होते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे पास भारत का पासपोर्ट है, तो कुछ देश ऐसे होंगे जो मुझे ये कहेंगे कि आपको वीजा लेने की जरूरत नहीं है, आप विदाउट वीजा भी आ सकते हो, या फिर आप पहले से वीजा ना ले तो भी चलेगा, आप पहले आ जाइए हमारे यहाँ पे, हमारे देश में आ जाइए और वहीं एयरपोर्ट पे ही आपको वीजा मिल जाएगा। तो जब आप किसी कंट्री में पहुंचते हो और पहुंचने के बाद आपको वहीं एयरपोर्ट पे ही वीजा मिल जाता है, तो उसको बोलते हैं वीजा ऑन अराइवल। उसको कहा जाता है वीजा ऑन अराइवल, यानी आप किसी कंट्री में गए, आपने पहले से कोई वीजा नहीं लिया, आप उस कंट्री में एंटर हुए, आप एयरपोर्ट पे उतरे और वहीं आपको वीजा मिल गया, यानी वहीं आपको परमिशन मिल गई। और वीजा लेने के लिए आपको कुछ पैसे देने पड़ते हैं, कुछ आपको पे करना पड़ता है। तो अगर आपको वहीं जाकर के वीजा मिल जाता है तो उसको बोलते हैं वीजा ऑन अराइवल। अगर उस कंट्री में आपको वीजा लेने की जरूरत नहीं है तो उसको बोलते हैं वीजा फ्री। ठीक है,
तो बढ़िया पासपोर्ट वो माना जाता है, उस कंट्री का पासपोर्ट सबसे बढ़िया माना जाता है जिसको ज्यादा से ज्यादा कंट्री ये कहें कि आपको हमारे देश में आने के लिए वीजा लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इस चीज में जो सबसे ऊपर है वो है सिंगापुर। सिंगापुर जो कंट्री है उसको लगभग पूरे वर्ल्ड की जितनी भी कंट्रीज हैं वो सब उसको अलाउ करती हैं कि आपको हमारे देश में आने के लिए पासपोर्ट लेने की जरूरत नहीं है। यानी ऑलमोस्ट 192 कंट्रीज पूरे वर्ल्ड में वो सिंगापुर को विदाउट वीजा, वीजा फ्री अलाउड करते हैं अपने देश में आने के लिए। तो इससे जो एक रैंकिंग बनाई जाती है कि किस कंट्री को सबसे ज्यादा कंट्री अलाउ करती हैं। तो जैसे सिंगापुर नंबर 1 पे है, बहुत सारी कंट्री जो यूरोपियन कंट्री जैसे नॉर्वे है, स्वीडन है, डेनमार्क है, ठीक है, बेल्जियम है, ये सब आपको टॉप पे मिलेंगी। ठीक है, और जो बहुत मतलब जहाँ पे हालत बहुत ख़राब है जैसे अफगानिस्तान है, इस तरह की जो कंट्री है आपको बिल्कुल बॉटम में मिलेंगी। ठीक है, तो इसमें भारत की जो रैंकिंग है, भारत की रैंकिंग रही है 2026 में 75। इसमें इंडिया की रैंकिंग क्या रही है? 75। कब से दिया जा रहा है, कब से बनाया जा रहा है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स? तो ये 2005 से बनाया जा रहा है। ठीक है, 2005 में पहली बार बनाया गया था। सर ये कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नहीं है बेटा, प्रेजेंट सर, लक्की यादव प्रेजेंट बेटा। चैप्टर नहीं है, करंट अफेयर है। ठीक है, चैप्टर हम कोई ऐसे टॉपिक नहीं पढ़ रहे हैं, एक करंट अफेयर का पार्ट है, तो उसमें अलग अलग आपको चीज़ें जानने को मिलेंगी। तो ये जो इंडेक्स है कब से बनाया जा रहा है? तो 2005 से बनाया जा रहा है। अब जो 2026 में इसको इशू किया है जनवरी में, इसमें भारत की जो रैंकिंग है वो क्या है? 75। और इसका मतलब यह है कि इंडिया को 56 कंट्री ऐसी हैं जो वीज़ा फ्री या फिर वीज़ा ऑन अराइवल देती हैं। ठीक है, ऑफर करती हैं कि भाई 56 कंट्री ऐसी हैं जो इंडिया को बोलती हैं कि आप हमारे देश में आ जाओ, आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, तो ये भारत का पासपोर्ट है, ब्लू कलर का होता है। ये जो है ये मैंने आपको बता ही दिया। सिंगापुर जो है होल्ड द नंबर 1 पोजीशन, सिंगापुर जो है सबसे टॉप पर है, सिंगापुर की पहली पोजीशन है इसमें। ठीक है, अब बॉटम 5 कंट्रीज कौन कौन सी हैं? बॉटम यानी नीचे से 5 कौन सी हैं? तो नीचे से 5, 101 नंबर पर है अफगानिस्तान। ठीक है, उसको केवल 24 देश अलाउ करते हैं। 100वें नंबर पे है सीरिया। तो ये आपको वही कंट्रीज देखने को मिलेंगी जहाँ पे कुछ ना कुछ दिक्कतें हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस है, डिस्टर्बेंस है। ठीक है, इंटरनल डिस्टर्बेंस है। तो ये सारे वही कंट्रीज, अफगानिस्तान है, सीरिया है, इराक है, पाकिस्तान, यमन जो है 98 पे है, इनको 31 कंट्री अलाउ करती हैं, और एक सोमालिया है। तो ये टॉप बॉटम 5 कंट्री हैं इस इंडेक्स में। ठीक है, क्लियर है? प्रतीक, हेलो सर, आई एम बैक। ओके बेटा, वेलकम सर। आई गॉट 372 आउट ऑफ 400 इन क्लास 9 सैनिक 2026 पेपर। बढ़िया स्कोर है बेटा आपका तो। ठीक है, बढ़िया। ठीक है जी, तो ये हमने देखा आपके सामने हेनली पासपोर्ट इंडेक्स। अब इसमें अगर आपको मान लीजिए किसी भी कंट्री की रैंकिंग देखनी है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको जाना है, बस ये खोलना है गूगल और इसमें आपको डालना है ये हेनली पासपोर्ट इंडेक्स। ठीक है, तो इसमें आपको 2026 की जो रैंकिंग है वो देखने को मिल जाएगी। जैसे ये रहा हेनली एंड पार्टनर्स की वेबसाइट है, ओरिजिनल पासपोर्ट इंडेक्स 2026। तो इसमें आप नीचे जाओगे तो यहाँ आपको बस कोई भी कंट्री टाइप करनी है। जैसे मान लीजिए मैं इसमें इंडिया टाइप करता हूँ, अगर इंडिया, तो ये आ जाएगी आपके सामने इंडिया की रैंकिंग क्या है। तो इंडिया की रैंकिंग है 75 और 56 देश हैं जो कि इनको अलाउ करते हैं वीज़ा फ्री। और ये नीचे जो है पूरा मैप भी दे रखा है कि वो कौन कौन से कंट्री हैं जो इंडिया को वीज़ा फ्री अलाउ करते हैं। तो उनको डार्क करके दिखाया हुआ है कि इसमें ये जो डार्क वाली कंट्रीज़ हैं ये सब कंट्रीज़ इंडिया को वीज़ा फ्री अलाउ करती हैं कि आप हमारे देश में विदाउट वीज़ा आ सकते हो। ठीक है, ये भारत की जो रैंकिंग है पिछले कुछ सालों में है। जैसे 2006 में हमारी 71 रैंकिंग थी, तो पहले कम होती चली गई, फिर थोड़ी ज़्यादा हुई, फिर कम हुई, फिर 85 थी पहले जो है, अभी 75 है। ठीक है, तो ये हर साल हमारी क्या रैंकिंग रही है उसके बारे में बताया हुआ है। ठीक है जी। सर आपके यहाँ से पढ़ा हूँ, इसी साल का पेपर मैं आपके एकेडमी में 3 साल से पढ़ रहा हूँ। ओके बेटा, सही स्कोर किया आपने 372। बाकी अभी रिजल्ट आएगा तब देखते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये आप इसमें किसी भी कंट्री का देख सकते हो। मैंने आपको इंडिया का दिखाया। जैसे
आप कोई भी और कंट्री सर्च करके देख लो। इसमें पहले आपको ये हटाना पड़ेगा यहाँ से, फिर आप इसमें कोई भी कंट्री सर्च कर लो। जैसे इसमें जो भी कंट्री आ रही है बीच में कोई सी भी उठा लो, जैसे भूटान है, हमारे पड़ोसी है भूटान, तो भूटान की 83rd रैंकिंग है इसमें, 48 इसके डेस्टिनेशन है, और ये वो सब कंट्री हैं। ठीक है, और ये भूटान की रैंकिंग से। तो ऐसे आप किसी भी कंट्री का देख सकते हैं। आगे चलें, ये हमने देख लिया बॉटम 5 कौन है। ये पूरे वर्ल्ड का दिखा रखा है कि भाई सबसे ज्यादा पावरफुल पासपोर्ट कहाँ का है, तो वो जितना डार्क अगर ब्लू कलर है जिन कंट्री का, तो उनका सबसे पावरफुल पासपोर्ट है, और जितना आपका हल्का होता चला जाएगा ब्लू कलर, उतना ही कम पावरफुल आपको मिलेगा। ठीक है, लीस्ट मिलेगा। चलिए अब आगे चलते हैं। आपको ऐसा बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, अब आपको ऐसे वन लाइनर टाइप में करंट अफेयर मिलेंगे। तो एक नया एयरपोर्ट बन रहा है जिसका नाम है दागादर्थी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। तो एक ये एयरपोर्ट है दागादर्थी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। अब ये ग्रीनफील्ड का मतलब क्या होता है? दो तरह के एयरपोर्ट होते हैं, एक होते हैं ग्रीनफील्ड, या कोई भी जो आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो वो दो तरीके का हो सकता है, या तो हो सकता है ग्रीनफील्ड या हो सकता है एक ब्राउन फील्ड। ये दो तरह के कंस्ट्रक्शन होता है। आप कोई भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हो वो या तो ग्रीनफील्ड होगा या फिर ब्राउन फील्ड होगा। अब इन दोनों का मतलब क्या होता है ग्रीनफील्ड ब्राउन फील्ड का? बाकी तो आपको बस याद करना है कि भाई दागादर्थी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कहाँ है, तो कहाँ बन रहा है, तो ये बन रहा है नेलोर डिस्ट्रिक्ट में, कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। ये तो आपको बस नॉर्मल चीज याद करनी है कि जी दागादर्थी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कहाँ पर है, नेलोर डिस्ट्रिक्ट में है, आंध्र प्रदेश में है। मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि ग्रीनफील्ड ब्राउन फील्ड का मतलब क्या है। अगर मान लीजिए आप कोई भी कंस्ट्रक्शन जो है बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हो, बिल्कुल स्क्रैच से, कि मतलब वहाँ पे कुछ नहीं था, आपने बिल्कुल वहाँ पहले बाउंड्री करी है पूरी जमीन की, आपने सब कुछ बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करा है बनाना, तब उसको कहा जाता है ग्रीनफील्ड। ग्रीनफील्ड होता है जो आप जीरो से स्टार्ट करते हो, बिल्कुल जीरो से। ब्राउन फील्ड का मतलब होता है कि जहां पे पहले से कुछ कंस्ट्रक्शन था, कि मान लीजिए कोई पुराना एयरपोर्ट था, उस पुराने एयरपोर्ट को मरम्मत करके एक नया एयरपोर्ट बना दिया गया। तो ब्राउन फील्ड का मतलब होता है जहां पे पहले से कुछ ना कुछ मौजूद हो, फ्रॉम एग्जिस्टिंग कंस्ट्रक्शन, कि जहां पहले से कुछ कंस्ट्रक्शन है उसको आपने अगर इंप्रूव कर दिया, उसको आपने नया कर दिया, तो उसको बोलते हैं ब्राउन फील्ड। और अगर आपने जीरो से स्टार्ट किया है, बिल्कुल नया, कुछ नया बनाया है, तो उसको बोलते हैं ग्रीनफील्ड, ग्रीनफील्ड कंस्ट्रक्शन। तो एक नया एयरपोर्ट बना है दागादर्थी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, कहां पर? नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में, आंध्र प्रदेश में। अब आपको इसमें कुछ एयरपोर्ट के अगर मैं नाम पूछता हूं तो आपको बताना है कि वो एयरपोर्ट कहां का है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपसे पूछता हूं राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आप मुझे बताओ कि राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पर है? एक ये बताओ। दूसरा आप मुझे बताओ, एक और एयरपोर्ट है, फेमस एयरपोर्ट है इंडिया का, कैंपेगौड़ा एयरपोर्ट, ये कहां पर है? ठीक है, और एक आसान पूछ लेता हूं, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पर है? बताओ। ये तीन एयरपोर्ट के नाम आपसे मैंने पूछे हैं कि ये एयरपोर्ट कहां पर है, कि जी राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पर है, केम्पेगौड़ा कहां पर है, और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पर है? बताइए भाई। जो बच्चे भी देख रहे हैं लाइव, उनमें से देखता हूं कौन कौन बच्चा है जो किसका आंसर करेगा, बताएं। बताएं। दिल्ली में बोल रहे हैं एक बच्चा, पर वो गलत बोल रहे हैं, राजीव गांधी वाले बोल रहे हैं दिल्ली में। चलिए, और कोई देना चाहेगा आंसर इसका? और कोई इसका आंसर देना चाहेगा? जल्दी बताओ बेटा फटाफट, नहीं तो फिर मैं ही बताऊंगा। चलो, नहीं पता। देखो, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, PYQ है, पूछा हुआ क्वेश्चन है।
ठीक है, कहां पर है? तो यह है हैदराबाद में। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछा हुआ क्वेश्चन है। उसके अलावा केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट ये कहां पर है? तो ये बेंगलोर में है, बेंगलुरु। ठीक है, और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बहुत फेमस है, जिसको हम IGI भी कहते हैं, IGI, ये कहां पर है? तो ये दिल्ली में। ठीक है, तो ये कुछ फेमस एयरपोर्ट हैं भारत के जो कि आपको पता होने चाहिए कौन सा कहां पर है। आगे बात करें अगला है कलई सेकंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। अब ये एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, यानी हाइड्रो पावर, तो मैंने आपको कहीं ना कहीं क्लास में ही बताया होगा, ऑनलाइन बताया होगा, कहीं भी अगर हाइड्रो वर्ड अगर आपको दिख जाता है हाइड्रो, तो उसका मतलब होता है पानी। हाइड्रो वर्ड अगर आपको कहीं भी दिखता है उसका मतलब होता है पानी। तो हाइड्रो पावर का मतलब क्या है कि वो पावर, वो एनर्जी जो हम किससे बनाते हैं? पानी से बनाते हैं। और पानी से एनर्जी कहां बनाई जाती है? जहां हम डैम बनाते हैं, डैम बनाते हैं, रिजर्वायर बनाते हैं। तो जहां भी ये चीजें बनाई जाती हैं वहां पर जो एनर्जी होती है उसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रो पावर या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो एक नया प्रोजेक्ट है कलई सेकंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ये कहां पर बनाया गया है? यानी इस तरीके का डैम बनाया हुआ है, यहाँ पानी स्टोर करते हैं, पानी फिर ऊपर से गिरता है, फिर उससे टरबाइन घूमती है, टरबाइन घूमती है तो एनर्जी बनती है। तो ये जो प्रोजेक्ट है कहां पर लगाया हुआ है? तो ये लगाया है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अब आपको ये यही क्यों याद रखना है? क्योंकि ये करंट में है, न्यूज में है, 2026 की बात है, जनवरी की बात है। तो अरुणाचल प्रदेश में जो लोहित नदी है उस पर ये प्रोजेक्ट लगाया गया है जिसका नाम है कलई सेकंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। दूसरा, ये जो हाइड्रो पावर होती है ये कैसी एनर्जी है? यह एनर्जी का कैसा रिसोर्स है? क्या ये रिन्यूएबल है या फिर नॉन रिन्यूएबल है? ये रिन्यूएबल है या ये नॉन रिन्यूएबल है? हाइड्रो पावर किस में आता है? कौन सी कैटेगरी में आता है? रिन्यूएबल में आता है फिर नॉन रिन्यूएबल में आता है? भाई नॉन रिन्यूएबल वो एनर्जी सोर्सेज होते हैं जो खत्म हो सकते हैं, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, वो खत्म हो सकते हैं। तो वैसा तो है नहीं, ये पानी जब तक है जब तक एनर्जी बनाते रहो, तो इसलिए ये है रिन्यूएबल, ये खत्म नहीं होगा, जब तक पानी है तब तक एनर्जी बनती रहेगी। ठीक है, तो इससे कौन सी एनर्जी बनती है? रिन्यूएबल एनर्जी बनती है। अब ऐसे ही मान लीजिए एक आधा आपसे प्रोजेक्ट के बारे में पूछता हूं, जैसे एक प्रोजेक्ट है भारत का जो सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है वो है कोयना, कोयना हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। बताइए ये कहां पर है? कोयना हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहां पर है? और एक और प्रोजेक्ट है टेहरी, ये तो आपको पता ही होगा, टेहरी, टेहरी कहां पर है? तो एक बताइए कोयना हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ठीक है, एक बताइए टेहरी प्रोजेक्ट कहां पर है? एक और पूछता हूं चलो आपसे, एक और है श्री साइलम प्रोजेक्ट, ये कहां पर है? तीन बताओ, तीन में आपको बताने, एक बताना है आपको कोयना हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहां पर है, एक आपको बताना है टेहरी प्रोजेक्ट कहां पर है, और तीसरा आपको बताना है श्री साइलम प्रोजेक्ट कहां पर है। किसी भी बच्चे को अगर पता है तो बताए, नहीं पता है तो भी आपको कहना चाहिए कि सर नहीं पता है, आप बता दो। ठीक है, नहीं तो फिर मैं ऐसा वेट करता रहूंगा, मुझे लगेगा आप सोच रहे हो और आपको लगेगा कि आप वेट कर रहे हो। ठीक है भाई बताएंगे? अगर नहीं पता है तो ही बताएंगे कि सर नहीं पता है, आप बताओ। चलिए देखिए, जो कोयना हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, अच्छा भाखड़ा नागल डैम बताया एक बच्चे ने ऑन सतलज, वेरी गुड, चलो आपने एक अपनी तरफ से क्वेश्चन बनाया, एक अपनी तरफ से आंसर बता दिया, बहुत बढ़िया। जो भाखड़ा नागल डैम है वो सतलज नदी पर है, शाबाश। अच्छा अब जो मैंने तीन आपसे पूछे इन तीनों के बारे में बताओ। कोयना हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहां पर है? तो ये महाराष्ट्र में। ये मैंने क्यों पूछा आपसे, इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है भारत का, यानी कि पानी से जो इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है वो सबसे ज्यादा कहां बनती है? कोयना में। ठीक है, रौनक गेमर बोल रहे हैं न्यू दिल्ली में, नहीं न्यू दिल्ली में कोई सा भी नहीं है इनमें से। कोयना वाला कहां है? महाराष्ट्र में। टेहरी आपको पता होगा, टेहरी डैम कहां पर है? उत्तराखंड में। ठीक है, टेहरी डैम कहां पर है? उत्तराखंड में। और ये जो श्री साइलम प्रोजेक्ट है ये है तेलंगाना में, ये तेलंगाना में है। श्री साइलम प्रोजेक्ट कहां पर है?
ये तेलंगाना में है। ठीक है, तो ये कुछ और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, इनके बारे में भी आपको याद होना चाहिए। आगे बात करते हैं इंडिया की पहली स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस। तो आपने वंदे भारत एक्सप्रेस का नाम सुना होगा कि भाई हमारे यहाँ पहले एक ट्रेन आई थी, इसको कहा जाता था फास्टेस्ट ट्रेन थी उस समय भारत की। ठीक है, बाद में गतिमान एक्सप्रेस वगैरह भी आ गए, तो ये टाइटल जो है आगे पीछे होता रहता। तो एक वंदे भारत एक्सप्रेस आई थी भारत में, जिसका एक और नाम था, जो पहली वाली आई थी इसका एक और नाम था ट्रेन 18। इसको ट्रेन 18 भी कहते थे, वंदे भारत एक्सप्रेस को ट्रेन 18 भी कहते थे। लेकिन ये जो ट्रेन थी ये पहले केवल सीट वाली ट्रेन थी, मतलब इसमें केवल सीटें हुआ करती थी बैठने के लिए, यानी इसमें केवल सीटिंग की व्यवस्था थी, इसमें सोने वगैरह की व्यवस्था नहीं थी। ठीक है, तो वंदे भारत की पहली बार एक स्लीपर जो एक्सप्रेस है वो स्टार्ट करी है, तो इंडिया की पहली स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसमें आप सो करके जा सकते हो। पहले आप केवल बैठ के जा सकते थे वंदे भारत में, अभी आप सो के जा सकते हो ऐसे। ठीक है, तो भारत की पहली जो स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस है उसको लॉन्च किया गया है। कहां से कहां तक? तो हावड़ा से गुवाहाटी तक। हावड़ा कहां है? ये वेस्ट बंगाल में है, और गुवाहाटी कहां है? असम में। तो हावड़ा से लेकर के गुवाहाटी तक भारत की पहली स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस जो है उसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, और वंदे भारत पहले जो है केवल बैठने वाली थी, जिसका नाम था ट्रेन 18 भी जिसको कहा जाता था। ठीक है, 2019 के ही अप्रोक्स इसको लॉन्च किया गया था, और ये चली थी कहां से कहां तक? तो ये न्यू दिल्ली से बनारस तक या इलाहाबाद तक, न्यू दिल्ली से बनारस तक चली थी, वाराणसी तक। ठीक है, तो इतना याद रखना कि अभी जो है वंदे भारत की जो स्लीपर वाली ट्रेन है उसको लॉन्च किया हुआ है। ठीक है जी, आगे चलें। नेक्स्ट है गोवा गवर्नमेंट साइंड एग्रीमेंट विद स्टारलिंक। अब ये क्या है जी? कि गोवा की सरकार ने एक एग्रीमेंट किया है, समझौता किया है, किसके साथ? स्टारलिंक के साथ। अब ये स्टारलिंक क्या है? तो ये आपको फोटो दिख रहा होगा स्टारलिंक के साइड में, तो ये है इलॉन मस्क। तो इलॉन मस्क की एक कंपनी है, इलॉन मस्क की एक कंपनी है जिसका नाम है स्पेस एक्स। तो जिस तरीके से यूएसए में नासा है, ठीक है सर कोई कल मोहन भागवत भी ब्राइट थे, अच्छा डिलीट ही कर दिया, चलो। तो इलॉन मस्क की एक कंपनी है स्पेस एक्स। जैसे यूएसए में एक कंपनी है नासा। नासा क्या करती है? तो स्पेस से रिलेटेड जो भी रिसर्च वगैरह है वो करती है। जैसे हमारे देश में इसरो है, वैसे यूएसए में क्या है? नासा है। तो नासा के अलावा, नासा तो सरकारी कंपनी है, वैसे ही एक प्राइवेट कंपनी है यूएसए में जिसका नाम है स्पेस एक्स। तो स्पेस एक्स भी क्या करता है? ये भी स्पेस में सैटेलाइट लॉन्च करना या कोई और प्रोग्राम लॉन्च करना या पैसेंजर्स को लेके जाना स्पेस में, ये सब काम करता है स्पेस एक्स। ठीक है, अब ये स्पेस एक्स कैसी कंपनी है? प्राइवेट कंपनी है, क्योंकि इसके मालिक कौन है? इलॉन मस्क है। इलॉन मस्क की और भी बहुत सारी कंपनी है, जैसे अगर हम बात करें टेस्ला है इलॉन मस्क की। अभी जो है इलॉन मस्क ने ट्विटर भी खरीद दिया था जिसका नाम हो गया एक्स। तो ये सारी कंपनी जो है इलॉन मस्क की है। ठीक है, तो उसमें से एक कंपनी है स्पेस एक्स। अब स्पेस एक्स का एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है स्टारलिंक। अब ये क्या प्रोजेक्ट है? कि जब आपको इंटरनेट यूज करना होता है तब हम इंटरनेट कैसे यूज करते हैं? तो इंटरनेट में हम जो सिग्नल्स होते हैं, रेडियो कम्युनिकेशन, उसकी वजह से हम इंटरनेट यूज कर पाते हैं। अब ये रेडियो कम्युनिकेशन किससे हो पाता है? तो ये हो पाता है सैटेलाइट से। तो जितनी कम सैटेलाइट होंगी उतनी ही इंटरनेट की जो रीच है वो कम होगी। कि मान लीजिए आप एक ऐसे कोने में हो, पूरे वर्ल्ड के आप एक ऐसे कोने में हो जहां आसपास सैटेलाइट ही नहीं है ऊपर, तो आपके पास इंटरनेट नहीं आएगा। तो स्टारलिंक का जो प्रोजेक्ट है वो ऐसा प्रोजेक्ट है कि आप, इलॉन मस्क का ये प्लान है कि मैं पूरे वर्ल्ड में, पूरी अर्थ के चारों तरफ इतने सारे सैटेलाइट छोड़ दूंगा, इतने सारे सैटेलाइट लगा दूंगा कि आप पूरे वर्ल्ड में अगर आप किसी भी कोने पर हो, आप एंटार्क्टिका में भी हो अगर, तो भी आपको इंटरनेट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो प्रोजेक्ट है इसका नाम है स्टारलिंक प्रोजेक्ट। कि इसमें जो है इतने सारे सैटेलाइट छोड़े जाएंगे, इसमें 12,000 के आसपास सैटेलाइट तो ऑलरेडी छोड़े जा चुके हैं। प्लान है कि ये आगे जाकर के इसको 35,000 तक लेकर के जाएंगे, कि 12,000 से 35,000 के आसपास सैटेलाइट इसमें लगाए जाएंगे। पूरे अर्थ के चारों तरफ घूमते रहेंगे वो सैटेलाइट, और वो आपको पूरे अर्थ पे कहीं भी किसी भी कोने में जो है इंटरनेट की जो फैसिलिटी है प्रोवाइड करा सकते हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट है इसका नाम है स्टारलिंक प्रोजेक्ट। स्टारलिंक प्रोजेक्ट। तो इसके साथ में गोवा की जो सरकार है उसने क्या कर लिया है? एक एग्रीमेंट कर लिया है कि अब गोवा भी जो है इसमें हेल्प करेगी इनकी, या ये इसमें गोवा की हेल्प करेंगे, गोवा को भी इंटरनेट मिल सकता है इस तरीके से।
ठीक है। मोहन भागवत बैठे थे वंदे भारत में, न्यूज़ में आया था कि वहाँ पर पत्थरबाजी हुई थी। अच्छा, चलिए देखूंगा एक बार इसको, क्या है ये पत्थरबाजी क्यों हुई थी। देखो करंट अफेयर भी ना आपको वो पढ़ना चाहिए जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। अब बहुत सारा करंट अफेयर तो ऐसा होता है कि वहाँ लड़ाई हो गई, उसने उसका मर्डर कर दिया, तो अब ये सब तो खैर एग्जाम में नहीं आएगा ना आपके कि भाई दिल्ली में जो है किसने किसका मर्डर कर दिया, ये सब काम का नहीं है। तो करंट अफेयर भी वही पढ़ना है जो हमारे काम का है, ठीक है। बाकी अवेयर रहो इन सब चीज़ों के बारे में, क्यों हो रहा है क्या हो रहा है, पढ़ते रहो देखते रहो, बट वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं। एक स्कीम है, स्कीम मतलब क्या होता है, योजना होती है, सरकार बहुत सारी स्कीम लेकर के आती है। तो ऐसे एक स्कीम है नमो लक्ष्मी स्कीम। आजकल आप देखोगे हर एक स्कीम में आपको नमो वर्ड जरूर मिलेगा। नमो, नमो का मतलब क्या होता है, ठीक है, इसका नाम आप कुछ भी रिलेट कर सकते हो। नमो मतलब ये भी होता है कि भाई किसी को बहुत आशीर्वाद दिया जा रहा है, उसको नमो नमो कहते हैं। बाकी नमो का मतलब ये भी होता है नरेंद्र मोदी, ठीक है। हर एक स्कीम में आजकल आपको नमो देखने को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो अपने हिसाब से स्कीम लेकर के आती है। तो नमो लक्ष्मी स्कीम जो है, क्या स्कीम है, इसमें ये गुजरात की स्कीम है। इसमें गुजरात ने अनाउंस किया है कि हर एक बच्ची को, यानी जो गर्ल चाइल्ड है उसको 4 साल तक 50,000 रुपए का फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड कराएगी। कौन? गुजरात की सरकार, ठीक है। कब से कब तक? क्लास 9 से लेकर के 12 तक, यानी कोई भी बच्ची जो क्लास 9th में है वो 12th क्लास तक उसको सरकार जो है 50,000 रुपए तक प्रोवाइड कराएगी, ठीक है। ठीक है भाई, तो गुजरात की सरकार की स्कीम है कि कोई भी लड़की जो है उसको सरकार 4 साल तक 50,000 रुपए का फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराएगी। अच्छा, इस आप पूरी लाइन को अगर आप ढंग से पढ़ो कि पूरी लाइन में लिखा क्या है कि गुजरात अनाउंस्ड 50,000 रुपीज फाइनेंशियल असिस्टेंस। असिस्टेंस का मतलब होता है सहायता देना। ओवर 4 ईयर्स, 4 साल तक दिए जाएंगे 50,000 रुपए फॉर 12+ लाख गर्ल, यानी कि 12 लाख से ज्यादा लड़कियों को दिया जाएगा ये गर्ल स्टूडेंट इन क्लास 9 to 12, 9 से लेकर के 12 तक की जो लड़कियां पढ़ती हैं। टू प्रिवेंट, अब ये इंपॉर्टेंट है, टू प्रिवेंट स्कूल ड्रॉप आउट्स, कि स्कूल ड्रॉप आउट क्या हो, कम हो। स्कूल ड्रॉप आउट का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कोई बच्चा जो है स्कूल में पढ़ रहा है, अब उसके पास वो रिसोर्सेज नहीं है, पैसा नहीं है मान लीजिए पढ़ाई के लिए, तो स्कूल उसको छोड़ना पड़ता है, कोई और काम करना पड़ता है। बहुत सारे बच्चे होते हैं स्कूल छोड़ देते हैं, किसी होटल पे काम कर रहे हैं, कुछ और मैकेनिक का काम कर रहे हैं, कहीं जा करके काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। तो उस चीज़ को रोकने के लिए कि पैसे की कमी की वजह से किसी बच्ची को, किसी लड़की को स्कूल ना छोड़ना पड़े 9 से लेकर 12 तक, तो उसके लिए सरकार जो है उनको 50,000 रुपये का 4 साल के अंदर अंदर क्या करेगी, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराएगी। तो ये जो स्कीम है, ये योजना है, इसका नाम है नमो लक्ष्मी स्कीम। तो ये याद रखना कि ये स्कीम कहाँ की है, तो ये गुजरात की स्कीम है। और ये किस चीज़ के लिए है, तो ये लड़कियों को स्कूल में पढ़ाने के लिए है, ताकि लड़कियां जो है स्कूल से ड्रॉप आउट ना हो। तो इनका मोटिव जो है वो ये है, ठीक है। आई बात समझ में? इसको याद रखना, कहाँ की स्कीम है, गुजरात की, और इसमें मोटिव क्या है कि लड़कियों को स्कूल में पढ़ाना है। कब इसमें क्या दिया जाएगा, तो 50,000 रुपये जो है 4 साल में वो आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। ऐसी ही और भी बहुत सारी स्कीम है लड़कियों से रिलेटेड। जैसे आपने एक सबसे फेमस स्कीम का नाम सुना होगा जो सरकार लेकर के आई थी 2014 में ही, जिसका नाम था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये आपने हर जगह लिखा हुआ देखा होगा, ठीक है, ट्रकों के पीछे भी लिखा रहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो ये भी क्या था, तो ये भी एजुकेशन से रिलेटेड थी कि भाई लड़कियों की एजुकेशन बहुत जरूरी है, ठीक। ऐसी ही एक और स्कीम सरकार लेकर के आई थी, सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना, इसमें आपको क्या करना होता है, इसमें आपको हर साल हर महीने कुछ पैसा जमा करना होता है, और 18 साल की जब लड़की हो जाती है तब आप उस पैसे को निकाल सकते हो। उस पर आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट सरकार देती है, ठीक है। ये बेटा करंट अफेयर का सब्जेक्ट है, आप शायद दूसरी बार पूछ रहे हो, कोई वैसा सब्जेक्ट नहीं है, कोई हिस्ट्री वगैरह नहीं है, ये करंट अफेयर है, ठीक है। करंट अफेयर कब का है, तो जनवरी का है, 2026 का। तो ऐसी और भी स्कीम है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, सुकन्या समृद्धि योजना है, तो उसी में से एक है नमो लक्ष्मी स्कीम। तो आपको याद रखना है कहाँ की है, तो गुजरात की स्कीम है।
आगे बात करते हैं तो कर्नाटक के सबसे लंबे टाइम तक चीफ मिनिस्टर रहने का जो रिकॉर्ड है वो किसका हो चुका है, वो इन व्यक्ति का हो चुका है जिनका नाम है सिद्धारमैया। तो ये चीफ मिनिस्टर है सिद्धारमैया, ये कर्नाटक के अब तक के लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम रह चुके हैं। इनका जो टाइम पीरियड रह चुका है वो 19 ईयर्स तक हो चुका है, यानी 19 सालों से लगातार, यानी 19 साल टोटल इन्होंने कर्नाटका में एज ए सीएम काम किया है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि पूरे इंडिया में सबसे लंबे टाइम तक सीएम रहे, ऐसा नहीं। पूरे इंडिया में जो सबसे लंबे टाइम तक सीएम रहे हैं उनका नाम है पवन कुमार। अब ये नाम आपने सुना भी नहीं होगा, पवन कुमार चामलिंग, ये नाम आपने सुना भी नहीं होगा। क्यों नहीं सुना होगा? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट है सिक्किम, ये वहां के सीएम है, मतलब अभी नहीं है, लेकिन ये सबसे लंबे टाइम तक सिक्किम के सीएम रहे थे। कितने समय तक? 24 साल तक, 24 ईयर्स, ये 24 साल तक सिक्किम के सीएम रहे थे। तो भारत में सबसे लंबे टाइम तक जो सीएम रहने का रिकॉर्ड है वो किसका है? वो है पवन कुमार चामलिंग का। ये कहाँ पे सीएम थे? सिक्किम में थे, 24 साल तक रहे थे। ठीक है, ऐसे बिहार में सबसे लंबे टाइम तक सीएम रहने का रिकॉर्ड किसका है? तो नीतीश कुमार का है। तो वो भी अभी जब लास्ट बने थे तो वो भी उन्होंने भी रिकॉर्ड तोड़ दिया था। तो बिहार में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड है किसका? नीतीश कुमार का। इनका भी 19 साल कुछ दिन है, दिनों के हिसाब से भी देखा जाता है। तो ऐसी कर्नाटका में किसका रिकॉर्ड हो चुका है? सिद्धारमैया का। ठीक है, सिद्धारमैया जो है ये कांग्रेस पार्टी से है। तो बस आपको इतना याद रखना है कि सिद्धारमैया कर्नाटक के सबसे लंबे टाइम तक सर्व करने वाले सीएम रह चुके हैं। ठीक है, बाकी इन कुछ नामों को भी आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं इंडियाज फर्स्ट पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अच्छा, भारत का पहला पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यानी ऐसा कोर्ट जहां पे पेपर यूज नहीं किया जाता, यानी एक भी पेपर वहां पे यूज होता ही नहीं है, सारी चीजें ऑनलाइन होती हैं। कोई भी आपको चीजें फाइल करनी है तो ऑनलाइन, आपको केस लड़ने जाना है, दुनिया भर की फाइलें उठा के लेके जानी है, कोई जरूरत नहीं है, वो सब आपके कंप्यूटर में, आपके लैपटॉप में, आपके टैबलेट में होगा। तो सारी चीजें ऑनलाइन होंगी, कोई पेपर वगैरह की कोई जरूरत नहीं होगी। तो ऐसा पहला कोर्ट भारत का पहला पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहाँ है? तो यह है कलपेट्टा, वायनाड, केरल में। तो केरल में जो वायनाड जगह है वहां पे जो है भारत का पहला पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बना है। पेपरलेस यानी पूरी तरह से कैसा होगा? ये इलेक्ट्रॉनिक होगा, या इसको बोल सकते हैं डिजिटल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है भारत का। ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। तो मैं आपसे पूछता हूं कि भारत के सीजीआई कौन है? भारत के अभी करंट में सीजीआई कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के अभी कौन है? बताएं भाई। अभी करंट में भारत के चीफ जस्टिस यानी कि मुख्य न्यायाधीश कौन है? चलिए बताएं भाई जल्दी फटाफट। तो अभी जो भारत के सीजीआई हैं वो हैं जस्टिस सूर्यकांत, ये भी भारत के चीफ जस्टिस हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अच्छा जी, एक गांव है, राजस्थान का एक गांव है जिसका नाम है बामनवास कांकर ऑर्गेनिक विलेज। बामनवास कांकर ऑर्गेनिक विलेज, ये राजस्थान का पहला ऑर्गेनिक गांव है। ऑर्गेनिक, तो अब ये ऑर्गेनिक वर्ड आपने शायद पहले भी कहीं ना कहीं सुना हो कि भारत का पहला ऑर्गेनिक स्टेट कौन सा है। तो ये आपसे क्वेश्चन पहले बहुत बार आया होगा आपके सामने। ठीक है, सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम पंकज है, पंकज गौतम। ठीक है, तो आपने क्वेश्चन सुना होगा कि फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट, पहला ऑर्गेनिक स्टेट भारत का कौन सा है? तो जी भारत का पहला ऑर्गेनिक स्टेट बना था सिक्किम। अब ये ऑर्गेनिक का मतलब होता क्या है? ऑर्गेनिक का मतलब होता है एक ऐसी जगह, अगर हम स्टेट पूछ रहे हैं तो एक ऐसा स्टेट जहां पे पूरी तरह से जो खेती करी जाती है वो ऑर्गेनिक तरीके से करी जाती है, यानी जहां पे कोई केमिकल फर्टिलाइजर यूज नहीं किए जाते, कोई भी केमिकल मतलब इस्तेमाल होता ही नहीं है।
जहाँ पे सारी चीज़ें ऑर्गेनिक इस्तेमाल होती हैं। आपको अगर फर्टिलाइज़र भी यूज़ करना है, मैन्योर भी यूज़ करना है, तो आप उसके लिए भी ऑर्गेनिक चीज़ इस्तेमाल करोगे, जैसे आप खाद का इस्तेमाल करोगे, ठीक है, जिसमें आप गोबर का इस्तेमाल कर सकते हो, केंचुओं का इस्तेमाल कर सकते हो, जिसको क्या बोलते हैं, वर्मी कंपोस्ट। तो अगर आप सारी चीज़ें ऑर्गेनिक यूज़ करते हो, कोई केमिकल यूज़ नहीं करते बिल्कुल भी, तो उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक स्टेट। तो भारत का पहला ऑर्गेनिक स्टेट सिक्किम। उसी तरीके से भारत में राजस्थान जो है उसका पहला ऑर्गेनिक गांव, तो राजस्थान का पहला ऑर्गेनिक गांव है, उसका नाम है बामनवास कंकड़ ऑर्गेनिक विलेज। बस उतना ही आपको समझना है कि ऐसा गांव है राजस्थान का ये, जहां पे सारी की सारी जो खेती है वो ऑर्गेनिक तरीके से करी जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंडियन नेवी ने एक नया अपना नेवल बेस स्टैब्लिश किया है, कहां पर, हल्दिया में। तो एक नया नेवल बेस बनाया गया है, कहां पर, हल्दिया। हल्दिया कहां पर है, वेस्ट बंगाल में ही है। तो हल्दिया में भारत की जो नेवी है, इंडियन नेवी है, उन्होंने एक अपना नया नेवल बेस स्टैब्लिश किया है। तो इंडियन नेवी टू स्टैब्लिश न्यू नेवल बेस एट हल्दिया ऑन हुगली रिवर। कौन सी नदी पर, तो हुगली नदी पर, इन जनवरी 2026। तो जनवरी 2026 में इंडियन नेवी ने अपना एक नया नेवल बेस स्टैब्लिश किया है, कहां पर, हल्दिया में, जो कि कौन सी नदी पर है, हुगली नदी पर है। आगे बढ़े। इंडिया का जो नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी है, अब इसका मतलब क्या है नॉन फॉसिल फ्यूल? नॉन फॉसिल फ्यूल यानी ऐसी एनर्जी जो आप फॉसिल फ्यूल से नहीं बनाते हो। फॉसिल फ्यूल क्या होता है, कोयला, पेट्रोलियम, ये सब आपका फॉसिल फ्यूल है। तो वो एनर्जी जो आप फॉसिल फ्यूल से नहीं बनाते हो, जैसे आप सोलर एनर्जी बनाते हो, जैसे आप विंड एनर्जी बनाते हो, जैसे आप हाइड्रो एनर्जी बनाते हो, तो ये सारी एनर्जी कैसी होती है, नॉन फॉसिल फ्यूल, या इसी को हम क्या कहते हैं, रिन्यूएबल। इसी को हम रिन्यूएबल कहते हैं। तो भारत में टोटल अभी तक 2025 में जो है भारत में टोटल कितनी रिन्यूएबल एनर्जी बनाई गई, 266.78 गीगावाट, इतनी एनर्जी। तो भारत में 2025 में टोटल इतनी जो है नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी हमने अचीव कर ली। हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है 2030 तक 500 गीगावाट का। हमारा टारगेट है कि 2030 तक हमको ये टारगेट अचीव करना है, 500 गीगावाट का टारगेट अचीव करना है। जैसे आपका टारगेट होता है एग्जाम में कितने मार्क्स लेकर के आने हैं, अगले एग्जाम में मैं इतने मार्क्स लेकर के आऊंगा, ठीक है, इस सब्जेक्ट में इतने स्कोर बढ़ाऊंगा अपने। ऐसे ही हमारी जो सरकार है उसका टारगेट है कि 2030 तक हमें टोटल 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी बनानी है, जिसमें से हम 2025 में कितने बना चुके हैं, 266.78 गीगावाट ऑलरेडी बना चुके हैं। ठीक है, तो ये हमारा टारगेट है, इसको आपको याद रखना है। ये बता रखा है पूरा 2030 तक जो हमें बनाना है 500 गीगावाट, उसमें से 280 बनाना है सोलर से, 140 बनाना है हवा से, विंड से, और 40 हमें अचीव करना है हाइड्रो से, यानी पानी से। आगे बात करते हैं, थोड़ा बहुत बजट के बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये जो टाइम था ये बजट का टाइम था। बजट क्या होता है उसको देखते हैं एक बार। तो यूनियन बजट 2026-27 को जो आया था वो कब प्रेजेंट किया गया, तो वो प्रेजेंट किया गया 1 फरवरी 2026 को। अब बजट के बारे में क्या है कि आप ये पॉलिटी के अंदर पढ़ते हो कि बजट होता क्या है। तो अगर आप सिंपल बजट को समझे कि बजट का मतलब है क्या, तो आप अपने घर से एग्जांपल लेकर के समझ सकते हैं कि जब आपके घर में जो भी आपके कमाने वाले हैं, मम्मी पापा जो भी हैं, तो जब वो कमा करके लाते हैं तो सबसे पहले एक प्लान बनाते हैं कि भाई पूरे महीने का प्लान क्या होगा, हम किस किस चीज़ पे कितना कितना खर्चा करेंगे। ठीक है, आपकी फीस के कितने जाएंगे, आपके मतलब खाने पीने के कितने जाएंगे, कपड़ों के कितने जाएंगे, ठीक है, घर के रेंट के जो भी हैं वो कैसे जाएंगे, कितने जाएंगे। तो अलग अलग चीज़ का जो खर्चा उसको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, खर्चा डिवाइड किया जाता है, तो उसको बोलते हैं बजट, कि पूरे घर का बजट क्या है। तो ऐसे ही हमारे देश का बजट होता है, तो उसको बोलते हैं यूनियन बजट। पूरे देश का जो बजट है उसको यूनियन बजट कहा जाता है। अब ये जो है इसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक और नाम दिया गया है जिसको बोलते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी बजट वर्ड का इस्तेमाल यूज नहीं किया गया, यानी बजट वर्ड का जो यूज है वो हमारे कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं किया गया। क्या किया गया है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और ये वर्ड कहाँ आता है, कौन से आर्टिकल में आता है, ये 9th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से आर्टिकल में आता है, 112 में, क्योंकि 110 में क्या आता है, आर्टिकल 110 में क्या आता है, आर्टिकल 110 में क्या आता है, मनी बिल। ठीक है, और 112 में आता है आपका बजट, यानी कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, ठीक है जी। तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ये आपका आता है आर्टिकल 112 में, इसी को बोलते हैं बजट। और ये बजट जो है हर साल कब
हमारी सरकार पेश करती है, प्रेजेंट करती है पार्लियामेंट के अंदर, तो ये प्रेजेंट करती है 1 फरवरी 2026 को। और इससे जनरली एक दिन पहले यानी 31 जनवरी को, नॉर्मली 31 जनवरी को क्या आता है आपका, इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे आता है आपका 31 जनवरी 2000, मतलब जो भी आपका साल है उसमें 31 जनवरी को आपका आता है इकोनॉमिक सर्वे, और 1 फरवरी को आता है आपका बजट। ठीक है, तो ये तारीख है, आपको दोनों याद रखनी है। बजट होता है क्या, उसको भी याद रखना कि बजट का मतलब होता है पूरे साल का प्लान, कि पूरे साल सरकार किस किस चीज पे कितना कितना खर्चा करेगी। अच्छा जी, यूएसए यानी कि अमेरिका, आपको पता ही है अमेरिका के जो अभी राष्ट्रपति हैं वो है ये, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप। तो यूएसए ने क्या किया है, अभी यूएसए ने बहुत सारी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें से वो बाहर निकल गए हैं। जैसे एग्जांपल के लिए बहुत सारी में से निकले हैं, वैसे तो 66 इंटरनेशनल बॉडीज से बाहर निकल चुके हैं, हमें 1-2 भी याद रख लेंगे तो बहुत है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे सबसे एक तो फेमस थी इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस ये भारत ने ही बनाई थी, भारत और 2 देशों ने मिलकर के बनाया था, ये भारत ने और फ्रांस ने मिलकर के, इंडिया और फ्रांस ने मिलकर के बनाया था इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसमें बहुत सारे देश थे, 100 से ऊपर कंट्री थी, यूएसए भी था इसके अंदर। तो यूएसए इसमें से बाहर निकल गया, एक तो इसमें से निकल गया यूएसए। दूसरा WHO का नाम आपने सुना ही होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसमें से भी यूएसए निकल चुका है बाहर। तो बहुत सारी ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी जिनका पहले यूएसए पार्ट था, लेकिन अभी सब यूएसए जो है उन सब में से बाहर निकल चुका है। टोटल 66 में से बाहर निकल चुका है। ठीक है, किसकी वजह से, डोनाल्ड ट्रंप। आगे बात करें, ऑस्ट्रेलिया की एक नदी है जिसका नाम है फिंके रिवर। ऑस्ट्रेलिया की एक नदी है फिंके रिवर, इसको अभी रिकॉग्नाइज किया गया है कि वर्ल्ड की सबसे पुरानी बहती हुई नदी है, यानी वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट फ्लोइंग रिवर, वर्ल्ड की सबसे पुरानी नदी। ऐसा माना जा रहा है कि 300-400 मिलियन साल पुरानी है, 300 से 400 मिलियन साल पुरानी नदी है, जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया की फिंके रिवर। जिसका नाम आपको याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया में एक नदी है फिंके रिवर, जो कि वर्ल्ड की सबसे पुरानी नदी इसको माना जा रहा है। ठीक है, ये नदी का फोटो है। आगे चलते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक अपने खुद का एक बनाया है, इनिशिएटिव स्टार्ट किया है जिसका नाम है बोर्ड ऑफ पीस। डोनाल्ड ट्रंप ने बनाया बोर्ड ऑफ पीस। क्यों बनाया ये बोर्ड ऑफ पीस, तो एक लड़ाई जो है इजराइल में होती है, किस किस के बीच में, इजराइल के बीच में और पैलेस्टीन के बीच में, जिसमें पैलेस्टीन के जो एरिया है उसका नाम है गाजा। तो इजराइल जो है क्या करता है, गाजा पे बहुत ज्यादा बम वम गिराता है, गाजा के बहुत सारे लोगों को इजराइल ने मारा। तो यूएसए ने क्या सोचा कि भाई गाजा में थोड़ा हमको शांति लेकर के आनी है, गाजा में पीस लेकर के आनी है, गाजा को दोबारा बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए इन्होंने बनाया बोर्ड ऑफ पीस। बोर्ड ऑफ पीस अभी इसके अंदर बहुत सारे मेंबर नहीं है, इसके अंदर अभी 22-23 मेंबर के आसपास है, यानी टोटल 22-23 देशों ने इसको ज्वाइन कर लिया है। लेकिन मजे की बात यह है कि इन 22-23 देशों में पाकिस्तान भी है, इसमें इजराइल भी है, ठीक है, लेकिन इंडिया नहीं है। इंडिया ने इसको अभी ज्वाइन नहीं किया। बस इतना आपको याद रखना है कि अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम है बोर्ड ऑफ पीस। ठीक है, जिसका जो मोटिव है वो क्या है, जिसका मोटिव है गाजा में रिकंस्ट्रक्शन करना, गाजा में शांति लेकर के आना। और इसमें अभी पाकिस्तान भी मेंबर है, इजराइल भी मेंबर है, लेकिन भारत इसका मेंबर नहीं है। ठीक है जी, आगे बढ़े। अच्छा जी, अब आ जाते हैं रिपब्लिक डे। तो रिपब्लिक डे इस साल का जो था, इतना तो मैं आपसे पूछ ही सकता हूँ, रिपब्लिक डे कब होता है, तो 26 जनवरी को होता है। तो 26 जनवरी को रिपब्लिक डे पे क्या होती है, परेड होती है दिल्ली में। किस पे होती है परेड, कर्तव्य पथ पर। परेड कहाँ होती है, कर्तव्य पथ। कर्तव्य पथ का नाम पहले राजपथ था, और ये कहां से कहां तक होता है, तो इंडिया गेट से लेकर के राष्ट्रपति भवन के बीच में जो पूरा एक रास्ता है उसको हम बोलते हैं कर्तव्य पथ। तो कर्तव्य पथ पर ये परेड होती है 26 जनवरी की। इसमें क्या होता है, इसमें जैसे अलग अलग जो हमारी आर्मी की जो कंटिजेंट होती है, जैसे इंडियन आर्मी की कंटिजेंट आ रही है, नेवी की आ रही है, एयरफोर्स की आ रही है, ठीक है, अलग अलग पैरामिलिट्री फोर्स की भी आती है, CISF की आती है, BSF की आती है, सबकी आती है। उसी तरीके से अलग अलग राज्य की भी झांकी निकलती है। तो उस झांकी को इंग्लिश में कहते हैं टैबलू। झांकी को क्या कहते हैं इंग्लिश में, टैबलू। अब जब ये सारी झांकियां निकल जाती हैं, परेड हो जाती है, तो उसके बाद अवार्ड दिया जाता है।
कि बेस्ट मार्चिंग परेड या बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट का अवार्ड किसको मिला, या बेस्ट टैब्लू का जो अवार्ड है वो किसको मिला। तो अगर हम बात करें बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट, तो सबसे बढ़िया मार्च किसने किया, तो वो किया इंडियन नेवी ने। ठीक है, वो किया इंडियन नेवी ने। हालांकि फोटो एयरफोर्स की लगी हुई है, ये यूनिफॉर्म एयरफोर्स की है, नेवी की तो वाइट होती है। तो सबसे बढ़िया जो बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट था वो किसका था, नेवी का। और बेस्ट स्टेट टैब्लू, सबसे ज्यादा बढ़िया कौन सी स्टेट की झांकी थी, तो वो थी महाराष्ट्र की। ये महाराष्ट्र की झांकी है, इसमें आपको शिवाजी दिखाई दे रहे हैं, छत्रपति शिवाजी। ठीक है, तो सबसे बेस्ट जो रिपब्लिक डे की परेड में जो बेस्ट स्टेट टैब्लू था वो मिला महाराष्ट्र को, और बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट जो मिला वो किसको मिला, इंडियन नेवी को। अच्छा, अब इसमें एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि जो रिपब्लिक डे की परेड थी 26 जनवरी की 2026 की, इसके चीफ गेस्ट कौन थे, इसमें चीफ गेस्ट किसको बुलाया था, चीफ गेस्ट बुलाते हैं ना, तो इसमें चीफ गेस्ट कौन थे, तो इसमें चीफ गेस्ट थे यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन पूरा ग्रुप होता है यूरोपियन यूनियन, उसके जो हेड वगैरह होते हैं, उसके जो चीफ होते हैं, उन लोगों को इसमें बुलाया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अच्छा, ये दो तरह की मक्खी हैं, या आप इनको चींटी मक्खी बोल सकते हो, कुछ भी। टू न्यू एंड फ्लाई, इनको एंड फ्लाई कहा जाता है। मतलब चींटी होते हैं, इनके पंख से लगे होते हैं, वो आपने देखे भी होंगे, लेकिन ये वो वाले नहीं है जो आपने देखे होंगे, क्योंकि ये अलग वेराइटी, अलग स्पीशीज है जो अभी अभी पाई गई है। तो दो नई एंड फ्लाई की स्पीशीज पाई गई हैं। ठीक है, कहाँ पे, भारत में। तो रिसर्चर्स डिस्कवर्ड टू न्यू रेयर एंड फ्लाई स्पीशीज, जिनका नाम है भाई, एक का नाम है मेटाडॉन घोरपैडी, एक का नाम तो है मेटाडॉन घोरपैडी, और दूसरे का नाम है मेटाडॉन रीमेरी। ठीक है, तो दो हैं, एक है मेटाडॉन रीमेरी और दूसरे का नाम है मेटाडॉन घोरपैडी। तो ये दो नई स्पीशीज पाई गई हैं, कहाँ पे, दिल्ली में। दिल्ली में जो फॉरेस्ट वगैरह है वहां पर ये दो नई स्पीशीज पाई गई हैं, किसकी, एंड फ्लाई की। ठीक है, तो दोनों का नाम याद रख सको तो रख लेना, एटलीस्ट इसमें से जो मेटाडॉन है तो दोनों में ही आ रहा है, इसको तो याद ही रखना, मेटाडॉन। ये मेटाडॉन अगर कहीं भी दिख जाए आपको तो समझ जाना है किसकी बात कर रहा है, ये एंड फ्लाई की स्पीशीज की बात कर रहा है। ठीक है, जो अभी अभी पाई गई है। आगे बात करें विराट कोहली की, तो विराट कोहली जो है वो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में केवल दूसरे नंबर पे आ चुके हैं। पहले पे तो सचिन तेंदुलकर ही, और दूसरे पे आ चुके हैं विराट कोहली। किसको छोड़, पीछे किसको छोड़ दिया, कुमार संगकारा को। ठीक है, तो अभी मतलब रैंकिंग कैसे, अभी सबसे नंबर 1 पे है सचिन, दूसरे पे आ चुके हैं कोहली, और तीसरे पे है संगकारा। ठीक है, संगकारा। तो दो तो आपको पता है, सचिन कोहली तो इंडिया के हैं, संगकारा कहाँ के हैं, तो संगकारा श्रीलंका के हैं। अच्छा, ये रन हमने कैसे मतलब जोड़े, कैसे ऐड कैसे करें, तो ये हर एक फॉर्मेट के मिला करके हैं, टेस्ट में, वनडे में, T20 में, सब मिला करके। यानी जो भी इंटरनेशनल रन है, आईपीएल वगैरह के नहीं, आईपीएल तो अलग होता है, जो भी इंटरनेशनल मैचेस होते हैं, ठीक है, जो कंट्रीज के बीच में खेले जाते हैं ऐसे मैचेस, तो उसमें जो है सबसे ज्यादा रन बनाना, चाहे कोई भी फॉर्मेट हो, टेस्ट, वनडे, T20, कोई भी फॉर्मेट हो, उसमें नंबर 1 पे है सचिन। ठीक है, सचिन तेंदुलकर के टोटल रन है 34,000 अप्रोक्स। नंबर 2 पर आ चुके हैं कोहली, कोहली के कितने हो चुके हैं अब, 28,068, और तीसरे पे है संगकारा 28,016। ठीक है, इसको याद रखना। आगे बात करें तो एक क्रिकेट की एक ट्रॉफी होती है भारत में, जिसका नाम है विजय हजारे ट्रॉफी। इसका नाम आपने सुना होगा, विजय हजारे। आपने जैसे क्रिकेट की अलग अलग ट्रॉफीज याद करी होंगी, वो जो अलग अलग कप होते हैं, जैसे कि विजय हजारे ट्रॉफी है, जैसे एशेज है, जैसे दलीप ट्रॉफी है, ठीक है, जैसे रणजी ट्रॉफी है। तो आपने ऐसे ऐसे अलग अलग ट्रॉफी याद करी होंगी अलग अलग स्पोर्ट्स की। तो क्रिकेट की एक ट्रॉफी होती है भारत में, विजय हजारे ट्रॉफी। तो पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीती है, विदर्भ ने, विदर्भ। अब ये विदर्भ आपने कभी सुना नहीं होगा, विदर्भ कौन सी जगह है, कोई स्टेट का नाम तो है नहीं विदर्भ। नॉर्मली तो इसमें स्टेट की टीम होती है अलग अलग, कि भाई ये महाराष्ट्र की टीम है, ये गुजरात की टीम है, इस तरीके से। ये विदर्भ कहाँ की टीम है, तो विदर्भ जो है ये महाराष्ट्र के ही अंदर एक इलाका है जिसको विदर्भ कहा जाता है। ये महाराष्ट्र के ही अंदर आता है इलाका विदर्भ। ठीक है, इसकी अलग टीम है। तो विदर्भ ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती है। ऐसी एक और हमारे यहाँ टूर्नामेंट होता है क्रिकेट का ही, जिसका नाम है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी ये 2025 में ये किसने जीती, तो ये जीती है झारखंड ने।
ये किसने जीती है? झारखंड ने। तो एक सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी होती है क्रिकेट की, ये किसने जीती है? झारखंड ने। और जो विजय हजारे ट्रॉफी है किसने जीती है? विदर्भ ने। ठीक है, आगे बात करें, इनका नाम आपने सुना होगा, साइना नेहवाल, फोटो भी शायद आप पहचान जाओ। साइना नेहवाल जो है क्या खेलती हैं? तो बैडमिंटन खेलती हैं। ये भारत की पहली जो बैडमिंटन में मेडल लाने वाली पहली जो एथलीट थी वो कौन थी? वो साइना नेहवाल। 2012 के जो ओलंपिक हुए थे लंदन में, उसमें इन्होंने क्या जीता था? ब्रोंज मेडल जीता था बैडमिंटन में। तो 2012 के ओलंपिक में ब्रोंज मेडल जीता था साइना नेहवाल ने बैडमिंटन के अंदर। तो इन्होंने क्या कर लिया है? इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है कि अब ये अब से जो है इन्होंने खेलना छोड़ दिया है कि अब से नहीं खेलेंगे। ठीक है, तो हाल ही में ऐसे पूछ लेगा कि भाई हाल फिलहाल में जो है बैडमिंटन के कौन से ग्रेट प्लेयर थे जिन्होंने क्या ले लिया? रिटायरमेंट ले लिया। तो कौन थे वो? साइना नेहवाल। अगर मान लीजिए किसी का आप में से कोई इंटरव्यू की तैयारी कर रहा हो, इंटरव्यू देने जा रहा हो और उसकी हॉबी हो बैडमिंटन, ठीक है, अगर आपकी हॉबी बैडमिंटन हो तो आपको ये ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको पता होना चाहिए कि साइना नेहवाल ने क्या ले लिया? अभी रिटायरमेंट ले लिया। ठीक है, आगे बात करें, जैसे अब आपसे बुक पूछ लेते हैं। अब वो बुक तो आपसे हर बार पूछेंगे नहीं जो आपने पता नहीं कितनी बार याद कर रखी है, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ महात्मा गांधी की है। ठीक है, अब आपसे हर बार तो ये पूछेगा नहीं, नई नई बुक पूछ लेते हैं आपसे एग्जाम के अंदर। तो हम नई नई बुक्स भी साथ साथ डिस्कवर करते चलेंगे कि हर महीने जो भी इंपॉर्टेंट बुक्स न्यूज़ में होगी उन सारी बुक्स के नाम भी हम याद करेंगे ताकि आपको नई नई किताबों के नाम भी याद हो जाएं। जैसे किताब है अभी 2026 में ही न्यूज़ में थी, हिस्ट्री डेट इंडिया इग्नोर्ड। ये किताब का नाम है हिस्ट्री डेट इंडिया इग्नोर्ड, यानी वो हिस्ट्री जो इंडिया ने इग्नोर कर दी। इसके जो ऑथर है वो कौन है? वो है प्रेम प्रकाश। ठीक है, इनके जो ऑथर हैं उनका नाम है प्रेम प्रकाश। तो हो जाएगी 8 तो बज ही गए। ठीक है जी, तो ये जो बुक है हिस्ट्री डेट इंडिया इग्नोर्ड, इनके ऑथर का नाम क्या है? प्रेम प्रकाश। आगे चलें, अब ये जनवरी के इंपॉर्टेंट डेज हैं, ये आपने याद कर रखे होंगे, फिर भी एक बार रिवीजन कर लो साथ ही साथ कि जनवरी 1 को हम क्या मनाते हैं? डीआरडीओ फाउंडेशन डे, यानी इस दिन डीआरडीओ बना था 1958 में। 4 जनवरी को मनाते हैं वर्ल्ड ब्रेल डे, जो लुइस ब्रेल ने ब्रेल जो लिपि है उसको फाउंड किया था। 9 जनवरी को मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस, जिस दिन महात्मा गांधी आए थे वापस, ठीक है, 1915 में। 10 जनवरी को मनाते हैं वर्ल्ड हिंदी डे। 12 जनवरी को मनाते हैं नेशनल यूथ डे, ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी का बर्थडे होता है इस दिन। 15 जनवरी को मनाते हैं इंडियन आर्मी डे, ठीक है। 16 जनवरी को मनाते हैं नेशनल स्टार्टअप डे 2026 में। 23 जनवरी को मनाते हैं पराक्रम दिवस, यानी कि सुभाष चंद्र बोस जी जो है उनका जो जन्मदिन होता है। 25 जनवरी को मनाते हैं नेशनल वोटर्स डे और 30 जनवरी को मनाते हैं मार्टियर्स डे, यानी कि जिस दिन महात्मा गांधी को मारा गया था। ठीक है, तो ये जनवरी के इंपॉर्टेंट डेज हैं। आगे बात करें, अब ये कुछ अलग अलग चीजों के बारे में जो न्यूज में थे, जैसे स्पेन तो थोड़ा सा न्यूज में था जनवरी में, तो उनके बारे में। तो स्पेन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम है पेड्रो शेंकेज। पेड्रो शेंकेज, तो ये पेड्रो शेंकेज स्पेन के प्राइम मिनिस्टर हैं। स्पेन की जो कैपिटल है वो है मैड्रिड और स्पेन की जो करेंसी है वो क्या है? यूरो। ठीक है, क्योंकि स्पेन यूरोप का पार्ट है इसलिए वहां की करेंसी क्या है? यूरो। आगे बात करें, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO, तो WHO के जो भी डायरेक्टर जनरल है वो कौन है? वो है डॉक्टर टेड्रोस अदनम गेब्रेसस, ये अभी WHO के डायरेक्टर जनरल है। WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, जिसको मैंने अभी बताया था ना WHO को छोड़ दिया यूएसए ने, वही WHO है। इसका रोल क्या होता है? इसका रोल होता है यूएन ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी कोऑर्डिनेशन एजेंसी, यानी पूरे वर्ल्ड में हेल्थ के रिगार्डिंग जो है ध्यान देने वाली जो बॉडी है वो कौन है? वो है WHO। इसको बनाया कब गया था? 7 अप्रैल 1948 में। आगे बात करें जापान, जापान के जो प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम है शिगेरू इशिबा। तो जापान के प्राइम मिनिस्टर है शिगेरू इशिबा, यही है। और जापान की कैपिटल आपको पता ही है टोक्यो है। और जापान की करेंसी क्या है? जापानीज येन, जापानीज येन। सेबी, सेबी क्या होता है? सेबी जो है वो क्या काम करता है? वो हमारे देश में जो स्टॉक्स खरीदे बेचे जाते हैं, जो शेयर्स खरीदे बेचे जाते हैं, उसमें कोई चीटिंग तो नहीं कर रहा है, ठीक है, शेयर मार्केट में कोई चीटिंग तो नहीं कर रहा है, स्टॉक मार्केट में कोई चीटिंग तो नहीं कर रहा है, उस पर नजर रखने का काम होता है सेबी का। सेबी की फुल फॉर्म क्या होती है? सेबी की फुल फॉर्म सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया,
ये सेबी की फुल फॉर्म होती है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका काम क्या होता है, शेयर मार्केट में कोई मेल फंक्शनिंग तो नहीं है, कोई इरेगुलरिटी तो नहीं है, उस पर नजर रखना। इसको कब बनाया गया था, तो ये बनाया गया था वैसे तो 12 अप्रैल 1988 को, लेकिन इसका जो कानून बनाया गया था, यानी इसका जो पहली बार कानून बनाया गया वो बनाया गया 1992 में। ठीक है, तो 1992 याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। वैसे 1988 नहीं पूछेगा, 1992 ही पूछेगा आपसे, पूछेगा तो। इसका हेडक्वार्टर क्या है, कहां पर है, तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके चेयरमैन कौन है, अभी तुहिन कांता पांडे इसके चेयरमैन है। इसका काम क्या है, तो सिक्योरिटीज एंड कमोडिटी मार्केट्स रेगुलेटर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। एमओएफ का मतलब होता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, यानी कि फाइनेंस मिनिस्ट्री, फाइनेंस, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर आता है। ठीक है, अभी लास्ट में आपसे पूछूंगा फाइनेंस मिनिस्टर का नाम, तो अभी से ही ढूंढ लो या याद कर लो, कहीं देख लो अगर चीटिंग करनी है तो। फाइनेंस मिनिस्टर का नाम बताना लास्ट में। बात करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, यानी एसबीआई, जो भारत की सबसे बड़ी कमर्शियल बैंक है एसबीआई। इसके अभी ये कब फाउंड हुई थी, तो फाउंड हुई थी 1955 में। इसका हेडक्वार्टर भी मुंबई में है। ठीक है, इसके चेयरमैन कौन है, तो इसके चेयरमैन है चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। तो ये जो है चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी है। इसका स्लोगन है द बैंकर टू एवरी इंडियन, यानी हर एक इंडियन के लिए ये बैंक है। ठीक, आगे बात करें डीआरडीओ की, तो डीआरडीओ बनाया गया था 1958 में, 1 जनवरी को। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, और इसके चेयरमैन कौन है, समीर वी कामत। डीआरडीओ की फुल फॉर्म क्या है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये डीआरडीओ की फुल फॉर्म है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। सॉरी, ओ है ना ऑर्गेनाइजेशन, एक मिनट, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी, चलिए आगे बात करें यूनेस्को की। यूनेस्को की फुल फॉर्म भी बताओ चलो पहले। यूएन यानी यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन। अब एक एक लेटर का एक एक मतलब है। ई फॉर एजुकेशन, एस फॉर साइंटिफिक, साइंटिफिक, कल्चरल, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो यूनेस्को जो है किस किस चीज में काम करता है, एजुकेशन में, साइंस में, कल्चर में, इन सारी चीजों में काम करता है यूनेस्को। इसका डायरेक्टर जनरल कौन है अभी, खालिद एल इननी, ये इसके भी डायरेक्टर जनरल है। हेडक्वार्टर कहां पर है इसका, पेरिस फ्रांस में है। इसके मेंबर कितने हैं, 194, और कब बना था 1945 में। आगे बात करें नीति आयोग की, तो नीति आयोग बना था 2015 में। इससे पहले क्या था, प्लानिंग कमीशन। नीति आयोग से पहले क्या था, प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ होता है, न्यू दिल्ली में। और इसके जो सीईओ है अभी वो कौन है, वो है बीवीआर सुब्रमण्यम। और नीति आयोग के जो चेयरमैन होते हैं वो कौन होते हैं, चेयरपर्सन, तो होते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जो भी प्राइम मिनिस्टर होंगे वो नीति आयोग के क्या होंगे, वो चेयरपर्सन होंगे। ठीक है, आगे बात करें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, यानी आरबीआई। ये कब बनाया गया था, 1 अप्रैल 1935 को, जिसके लिए एक्ट आया था 1934। हालांकि एक्ट 1935 में आया था आरबीआई एक्ट। ठीक है, पास 44 में हुआ था, आया था 1935 में। तो आरबीआई कब बना था, 1 अप्रैल 1935 को। इसके गवर्नर कौन है अभी, संजय मल्होत्रा अभी इसके गवर्नर है, ये संजय मल्होत्रा है। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, मुंबई महाराष्ट्र में। ये है जी वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक आपको पता है, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ दो ऐसी इंटरनेशनल बॉडीज हैं जो अलग अलग कंट्रीज को लोन देती हैं। तो दोनों का हेडक्वार्टर कहां पर है, वॉशिंगटन डीसी में। तो इसका हेडक्वार्टर वर्ल्ड बैंक का कहां पर है, वॉशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट्स। कब बना था, 1944 में। और अभी इसके प्रेसिडेंट कौन है, अजय बांगा, यानी कि इंडियन ओरिजिन के हैं अजय बांगा, ये इसके प्रेसिडेंट है। ये है आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये भी जो है कंट्रीज को लोन देता है, पैसा देता है। इसकी जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। ये जो है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, ये इसकी मैनेजिंग डायरेक्टर है, एमडी है। इसका हेडक्वार्टर भी वॉशिंगटन डीसी में है, यूनाइटेड स्टेट्स में। इसके मेंबर है 191। इसको भी कब बनाया गया, 1944 में। तो वर्ल्ड बैंक में और आईएमएफ में आपको बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी देखने को मिलेगी। दोनों का जो मेजर डिफरेंस है वो क्या है, वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, एक शॉर्ट्स में ही बता चुका हूँ, कि जो वर्ल्ड बैंक है वो डेवलपमेंट के लिए पैसा देता है,
और IMF जो है वो आपको तब पैसा देता है जब आपके ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा ऑलरेडी है, ठीक है, जब आपकी जो पूरी फाइनेंशियल कंडीशन है वो बहुत संकट में है, तब आपको IMF लोन देता है। अच्छा जी, अब आ चुके हैं क्वेश्चन। ओहो, ये ऑप्शन सबके ऐसे ही कर रखे हैं। चलिए देखते हैं ऐसे ही। तो जी क्वेश्चन, अब जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये क्वेश्चन आपसे उन्हीं करंट अफेयर से पूछे जाएंगे जो हमने करंट अफेयर अभी आज ही पढ़े, ठीक है। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा टोटल मैं आपको बता दूं, टोटल 10 क्वेश्चन है और आपको 10 के 10 क्वेश्चन का आंसर करना है, फिर आपको बताना है कि आपके 10 में से कितने सही है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा जो पेयर है वो करेक्टली मैच है। हेमनेट बेस्ट फिल्म म्यूजिकल कॉमेडी, वन बैटल आफ्टर अनदर बेस्ट फिल्म ड्रामा, तीसरा है सी ऑप्शन है द पिट बेस्ट टेलीविजन सीरीज ड्रामा, और चौथा ऑप्शन है वैगनर मोहरा बेस्ट एक्टर कॉमेडी। इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है, कौन सा पेयर जो है वो सही है, बताएं बताएं जल्दी। मैं आपके लिए इसमें चाहो तो टाइमर भी लगा दूंगा 10 सेकंड का, 10-20 सेकंड का, वैसे जरूरत है नहीं। आप में से अगर कोई भी एक बच्चा आंसर करेगा तो फिर मैं आंसर बता दूं, पहले आप आंसर करोगे, बताएं। बताएं। चले भाई, किसी ने आंसर नहीं करा। तो भाई हेमनेट बेस्ट फिल्म म्यूजिकल कॉमेडी में नहीं, ड्रामा में है पहली बात तो। वन बैटल आफ्टर अनदर जो है ये म्यूजिकल और कॉमेडी में है। वैगनर मोहरा बेस्ट एक्टर है, लेकिन ये किस में है, ड्रामा में है। तो द पिट बेस्ट टेलीविजन सीरीज है, ड्रामा में, ये ऑप्शन सही है, ये मैच, ये पेयर सही है, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंट्स इज स्ट्रेटेजिकली सिग्निफिकेंट फॉर इंडियाज ईस्टर्न मैरीटाइम सिक्योरिटी। इनमें से कौन सा डेवलपमेंट है जो कि भारत की मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिकली सिग्निफिकेंट है, इंपॉर्टेंट है, बताएं। दागादर्थी एयरपोर्ट, कल्लई सेकंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, नेवल बेस एट हल्दिया, या पेपरलेस कोर्ट एट कलपेट्टा। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, तभी समझ में आ पाएगा आंसर क्या है, क्योंकि सुनने में तो सारे लग रहे होंगे आपके। क्वेश्चन में ये पूछा है कि इंडिया की जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है, मैरीटाइम का मतलब क्या होता है, मैरीटाइम का मतलब होता है नेवी, नेवल सिक्योरिटी। तो इसमें से भारत की नेवल सिक्योरिटी से रिलेटेड क्या है, एयरपोर्ट, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, नेवल बेस, या पेपरलेस कोर्ट एट कलपट्टा। तो क्या है, नेवल बेस, नेवल बेस एट हल्दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगला है द नमो लक्ष्मी स्कीम प्राइमरली एड्रेसेस विच सोशो इकोनॉमिक इशू। जो नमो लक्ष्मी स्कीम है वो कौन से इशू को टारगेट करती है, नमो लक्ष्मी स्कीम कौन से इशू को टारगेट करती है। ऑप्शन है आपके सामने, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, गर्ल चाइल्ड एजुकेशन रिटेंशन, डिजिटल कनेक्टिविटी, या एग्रीकल्चरल सब्सिडीज, ठीक है। तो इसका जो टारगेट है वो क्या है, वो है गर्ल चाइल्ड का एजुकेशन, यानी ऑप्शन बी इसका आंसर है, गर्ल चाइल्ड एजुकेशन। नेक्स्ट है विराट कोहली बिकमिंग सेकंड हाईएस्ट इंटरनेशनल रन स्कोरर इंप्लाइज ही हैज सरपास्ड। मतलब यह है कि विराट कोहली जो है सेकंड हाईएस्ट इंटरनेशनल रन स्कोरर बन चुके हैं, किसको पीछे करके, किसको सरपास करके, सचिन तेंदुलकर, रिकी पॉन्टिंग, कुमार संगकारा या ब्रायन लारा, ठीक है। तो ये पढ़ा था हमने सी यानी कि कुमार संगकारा को। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस फंक्शंस डायरेक्टली अंडर इंडियाज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में काम करता है, डीआरडीओ, सेबी, डब्ल्यूएचओ, या फिर यूनेस्को। तो क्या है, सेबी, सेबी, ठीक है। नेक्स्ट, द एग्रीमेंट बिटवीन गोवा गवर्नमेंट एंड स्टारलिंक प्राइमरली एम्स टू इंप्रूव। गोवा की गवर्नमेंट और स्टारलिंक के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है उसका क्या मोटिव है, क्या एम है, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट कनेक्टिविटी, पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, या एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स। तो सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट कनेक्टिविटी, ये इसका एम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हेडक्वार्टर्ड इन वॉशिंगटन डीसी। इनमें से
कौन सा पेयर है जो कि वॉशिंगटन डीसी में सिचुएटेड है? कौन सा पेयर है जो कि वॉशिंगटन डीसी में सिचुएटेड है? WHO IMF, ये, या फिर वर्ल्ड बैंक एंड IMF, या फिर यूनेस्को एंड वर्ल्ड बैंक, या फिर RBI एंड IMF? क्या है? तो वर्ल्ड बैंक एंड IMF, ये दोनों कहां पर है? वॉशिंगटन डीसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कल्लई सेकंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ऑन लोहित रिवर विल मोस्ट डायरेक्टली कंट्रीब्यूट टू, इससे डायरेक्टली क्या कंट्रीब्यूट होगा? फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंसी, थर्मल एनर्जी प्रोडक्शन, रिन्यूएबल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, या न्यूक्लियर कैपेसिटी? तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस रिफ्लेक्ट्स जुडिशियल डिजिटल रिफॉर्म? इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन जो है वो जुडिशियल डिजिटल रिफॉर्म को रिफ्लेक्ट करता है? तो जुडिशियल डिजिटल रिफॉर्म यानी कलपेट्टा पेपरलेस कोर्ट कहां पर है? वायनाड, केरल में। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग जनवरी ऑब्जर्व्स इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद यूथ इंस्पिरेशन? इनमें से कौन सा ऑप्शन यूथ इंस्पिरेशन से रिलेटेड है? ऑप्शन है 10 जनवरी, 12 जनवरी, 15 जनवरी या 23 जनवरी। तो यूथ इंस्पिरेशन से रिलेटेड कौन सा इनमें से? 12 जनवरी, जिस दिन हम क्या मनाते हैं? यूथ डे, नेशनल यूथ डे। ठीक है भाई, तो ये रहे आपके सामने 10 क्वेश्चन जो कि आज के ही करंट अफेयर से पूछे गए हैं आपके सामने। तो सबसे पहले भाई सारे बच्चे जो है एक एक करके अपना अपना जो स्कोर है वो कई बार कमेंट सेक्शन में जरूर बता दें। ठीक है, और इसके बाद फिर हम ऐसे ही करंट अफेयर की जो और क्लासेस हैं वो आपकी आती रहेंगी। जैसे जैसे एक एक महीना कंप्लीट हो रहा था होता रहेगा, आपकी करंट अफेयर की क्लासेस आपकी आती रहेंगी। उसके अलावा जब तक करंट अफेयर की नहीं आएंगी तब तक आपकी जो आपका जो सिलेबस है, चाहे 6th का है चाहे 9th का है, उससे रिलेटेड आपकी जो फ्री क्लासेस हैं यूट्यूब पर वो हम प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो आप जुड़े रहिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब करके रहिए और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।